तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, है ना। आप लोग अपनी पढ़ाई पे अच्छे से फोकस कर पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जानते हैं भाई, आपका एग्ज़ाम जो है बहुत अब क्लोज है ना। आपका 7 फरवरी को आपका क्या है, फिजिक्स है। तो मैं आपका, है ना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि 2 मार्क्स का होने वाला है। आप बोलोगे कि सर मैं 2 मार्क्स का क्या करूँगा, है ना। वहाँ तो 1 मार्क्स का पूछता है, 3 मार्क्स का पूछता है और 5 मार्क्स का पूछता है। लेकिन मैं 2 मार्क्स का इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग सके। क्या? कि भाई 2 मार्क्स में अधिक क्वेश्चन आए, ठीक है। जैसे आप 3 मार्क्स को यदि क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन के जस्ट बगल में इस तरह लिखा होता है, कहीं देखा आपने? 3+1, है ना। 2+1 इस तरह से लिखा होता है। 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन में 2+1 लिखा होता है सर, ठीक है। और 5 मार्क्स वाला हम देखते होंगे आप, 5 मार्क्स वाला में 3+2 इस तरह से लिखा होता है। तो 2 जो है आपका डेफिनेशन के लिए होता है और 1 जो होता है आपका फॉर्मूला एक्सप्रेशन के लिए होता है, ठीक है। तो बिना देर किए मैं क्या करूँगा कि यहाँ मैं ओनली 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को डील करूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही क्वेश्चन आपसे 3 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा। एंड दिस इज द लास्ट एंड लास्ट लास्ट एक क्या है आपका लेक्चर है, तो फिजिक्स का, ठीक है। इसके बाद फिजिक्स में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आने वाला क्योंकि आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ और 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। तो और एमसीक्यू आपका चलेगा, है ना। एमसीक्यू चलेगा भाई, एमसीक्यू का कोई है ना उसका, है ना। तो मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि बताऊँगा आपको कि इसमें क्या क्या लिखना है, ठीक है। तो बिना देर की क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूँ। कह रहे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका क्या होता है, एक नंबर पूछ रहा आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो जानते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। ध्यान सुनना, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली। नॉर्मली कहने का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। सपोज ये आपका सरफेस है, ठीक है। यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर रहा है, पास कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर रहा है भाई, पास कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे पास कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर रहा है दोस्त, पास कर रहा है, ठीक है। नॉर्मली, है ना। यहाँ पे क्या कितना एंगल बना के, तो नॉर्मली मतलब 90 डिग्री बना के, ठीक है। तो आप लिखोगे द द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका यूनिट लिख दोगे आप, इसका यूनिट लिख दोगे, है ना। क्या होता है यूनिट, तो बी इज इक्वल टू आपने पढ़ा ना, ई डॉट एस, है ना। ई डॉट एस तो आपने पढ़ के रखा सर, ई डॉट एस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम लिख सकते हैं। बस इतना लिखोगे, आपको 3 मार्क्स या 2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि डिफाइन करना है आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को, जो कि आपने पढ़ के रखा। क्यू इक्वल टू क्या, क्यू इक्वल टू क्या, प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस एन ई। बस इसी को आपको लिख देना, बात खत्म। नेक्स्ट है कि डिफाइन करो इलेक्ट्रिक डायपोल को, है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल को नहीं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को, ठीक है। यही लोग गलती करते हैं कि पढ़ता है इलेक्ट्रिक डायपोल को डिफाइन कर दिया तुरंत कि वही चार्ज जो है ना, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। बात खत्म। सोचता कि हम सही करके हैं, लेकिन यहाँ पे मोमेंट लिखा हुआ भाई, मोमेंट लिखा हुआ यहाँ पे। तो आपको पी को डिफाइन करना है, ठीक है। पी को डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करना पी को, तो पी इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका क्यू इंटू ट्वेल्व, क्यू इंटू ट्वेल्व, ठीक है। तो आप बोलोगे चार्ज, चार्ज जो होता है कि भाई, अब बोलोगे द, है ना, द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड लेंथ ऑफ किसका, लेंथ ऑफ किसका, तो डायपोल लेंथ, ठीक है। कोई दिक्कत? इसका यूनिट लिख दोगे आप। चार्ज क्या होता है कुलॉम, और आपका लेंथ क्या होता है मीटर, मतलब किलोमीटर इसका यूनिट हो जाने वाला है मेरे दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट है क्या कि डिफाइन करें व्हाट इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस, है ना। इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। और इसके दो प्रॉपर्टी को लिखना है। तो आप जानते हो इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, कि ऐसा सरफेस भाई जहां पर जिसके प्रत्येक पॉइंट पर, जिसके एवरी पॉइंट पे क्या होता है, पोटेंशियल आपका इक्वल होता है, समान होता है, ठीक है। इसका दो, आप क्या लिख सकते हो, इसका दो प्रॉपर्टी क्या लिखोगे कि सर इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे हमें किसी भी चार्ज को एक जगह पे, है ना, एक पॉइंट से, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है। यदि मेरे को यहाँ से क्यू क्यू कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना है, तो मेरे को यहाँ पर वर्क डन मेरे को जीरो करना पड़ेगा। मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, ऑल ओवर जीरो हो जाएगा, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी। दूसरा बोलोगे कि दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है। दो प्रॉपर्टी आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी भी दे सकते हो, है ना। क्या दोगे तीसरा, कि भाई इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होता है वहाँ पे क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे क्या होता है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है
ऑलवेज 90 डिग्री पे होता है। क्या होता है? ऑलवेज 90 डिग्री पे होता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट को आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है कि वाई है ना, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेके आऊँ, क्योंकि आप देख रहे हो वाई है, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है ना। तो पूछ रहा कि वाई डज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर, कि किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है कांस्टेंट क्यों होता है? कांस्टेंट क्यों होता है? क्यों? क्योंकि मेरे को एक फार्मूला मालूम है। कौन सा फार्मूला मालूम है? तो आपने ये फार्मूला पढ़ के रखा था, थोड़ा देखो तो। E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, माइनस डी वी बाई डी आर, माइनस डी वी बाई डी आर। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। जब हम जीरो पुट करेंगे, जब यहाँ पे ई के जगह पे जीरो पुट करेंगे, तो आपका डी वी बाई डी आर क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। आप इसे लिख सकते हो आसानी से फॉर्मूला के थ्रू। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज, सॉरी वाई इज, क्यों? क्यों आपसे क्यों वाला प्रश्न लेके आए हो भाई, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है, रेक्टिफिकेशन पे नहीं बनने वाला। कह रहे क्यों, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस, कि भाई इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे, है ना, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे, अभी मैंने कहा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। क्यों होता है सर? तो सपोज मैंने इक्वी पोटेंशियल सरफेस लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यदि यहाँ पे क्या होगा कि सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टेंजेंट नहीं होगा, टेंजेंट नहीं होगा, ठीक है, यदि इक्वी पोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो इसका टेंजेंट जो होगा, एक टेंजेंट जो होगा आपका किसके तरफ बनेगा? तो आपका एक टेंजेंट जो होगा, है ना, उसके सरफेस के अलोंग बनेगा, इसके सरफेस के अलोंग बनेगा। और सरफेस के अलोंग बनेगा मतलब यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या होने वाला है? तो हम जानते हैं कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस में क्या होता है? वर्क डन जीरो होता है, जो कि इम्पॉसिबल नहीं है ना, जो कि यहाँ पर टेंजेंट बनना इम्पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ऑलवेज क्या बनता है? परपेंडिकुलर बनता है। ऑलवेज क्या बनता है? परपेंडिकुलर बनता है। इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, याद रखना। नेक्स्ट है कि व्हाई इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड कंडक्टर जीरो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, कि भाई हम जानते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। क्यों होता है? क्यों होता है? तो सर इसका सिंपली कॉन्सेप्ट है कि सपोज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मेरे पास ये क्या है? मेरे पास कंडक्टर है, और कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे कंडक्टर को, तो कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होगा, पॉजिटिव चार्ज जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा, और नेगेटिव चार्ज जो होगा आपका लेफ्ट में इंड्यूस करेगा। और इस प्रकार से यहाँ पे क्या होगा कि नेगेटिव, हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेगा इस प्रकार से, और इस प्रकार से इंड्यूस करेगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, और जो इंड्यूस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस किया गया है पॉजिटिव चार्ज के द्वारा, उसका डायरेक्शन क्या है? उल्टा है। तो एक दूसरे को ओवरऑल क्या करेगा? कैंसिल कर देगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इनसाइड कंडक्टर इज जीरो हो जाने वाला है मेरे दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट है कि डिफाइन करना आपको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, और दो फैक्टर को लिखना जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो हम जानते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो भाई इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि सपोज एक कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है। आपका क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है। जब इसमें आप करंट को पास करोगे, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा? इसके फ्लो को अपोज करेगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं अपन? तो उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। किस पे डिपेंड करता है? तो ये दो है ना, दो इलेक्ट्रोड के, दो सपोज इलेक्ट्रोड है आपका, दो इलेक्ट्रोड के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। दूसरी कि दो इलेक्ट्रोड के बीच कॉमन एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ किसके? तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड भी करता है, ठीक है। और आपका किस पे डिपेंड करता है? तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये सारी सारी चीज़ें लिख सकते हो आप आराम से, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है आपका सॉरी, नेक्स्ट आपका स्टेट करना है, लिखना है ना, बताना है किरचॉफ्स जंक्शन रूल को और लूप रूल को। मैंने कहा था ना कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन सारा का सारा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे रिलेट कर पा रहे होंगे आप कि कहीं ना कहीं ये 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपसे सिंपली पूछ रहा है कि स्टेट करना है, बताना है किरचॉफ्स लॉ को, है ना, जो कि आपको जंक्शन रूल को और लूप रूल को भी डिफाइन करना है। तो जानते हैं आराम से इसको डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसको कितना बार बता के रखा है। यदि आप देखे नहीं हो तो पिछले लेक्चर जाके देख सकते हो। नेक्स्ट है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बताना कि क्या होता है, और मेंशन करना उसके दो प्रॉपर्टी को। जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है? वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है एक इमेजिनरी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी कर्व होता है, ठीक है। एट एनी पॉइंट, सपोज मैंने इस पॉइंट को लिया, एट एनी पॉइंट यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं,
तो इस पॉइंट का है ना डायरेक्शन हमको बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। ठीक है, तो पूछ रहा आपसे नेक्स्ट कह रहा कि उसके दो प्रॉपर्टी को लिखना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को तो जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है भाई ये क्या करता है, क्लोज लूप बनाता है। क्या करता है, क्लोज लूप बनाता है। क्यों, क्योंकि सर हम जानते हैं एक बार मैग्नेट में नॉर्थ से साउथ है ना, नॉर्थ से साउथ जाता है बाहर में एक्सटर्नल में, लेकिन इंटरनल देखे तो साउथ से नॉर्थ जाता है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक क्लोज लूप बन रहा है, एक क्लोज लूप बन रहा है। तो आप कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है क्लोज लूप बनाता है। दूसरी बात कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये बता सकते हो। नेक्स्ट बता सकते हो कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा होगा, पास होगा, वहाँ पे उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर होगा वहाँ पे उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट है करके डिफाइन करो एम्पियर सर्किट लॉ को और बायट सावर्ट लॉ को। ठीक है, बायट सावर्ट लॉ को भी डिफाइन करना है और एम्पियर सर्किट लॉ को भी डिफाइन करना है। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई को डिफाइन करना है। और नेक्स्ट आपको डिफाइन करना है बायट सावर्ट लॉ को, जो जिसका फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होगा। क्या होगा पता, तो डी बी इज इक्वल टू होता है सर म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल सैन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इसको आपको प्रूव करना है, बताना है। ठीक है, कोई परेशानी, कोई समस्या। नेक्स्ट है डिफाइन करो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को, मटेरियल को डिफाइन करना है। तुम जानते हैं सर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है एक वीकली क्या करता है, ये वीकली क्रिएट करता है, फीबल करता है मैग्नेटाइजेशन किसके डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ किसके, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, ध्यान सुनना कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है भाई क्या करता है, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है क्या करता है, फीबली मैग्नेटिक फील्ड, फीबली क्या करता है, तो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस करता है। क्या, मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस करता है किसके, तो इन द अपोजिट डायरेक्शन में भाई, इन द अपोजिट डायरेक्शन में, किसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, आप इतना लिख लोगे। ठीक है, लिख लोगे, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है आपका कि पैरामैग्नेटिक क्या होता है, तो जहाँ पे वहाँ अपोजिट था यहाँ पे इन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, एक एग्जाम्पल भी साथ में देते चलोगे। नेक्स्ट है कि डिफाइन करो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और आपसे कई बार यहाँ पे इसके बीच में रिलेशन भी पूछ लिया जाता है। तो सर हम जानते हैं क्या होता है, म्यू आर इज इक्वल टू होता है, क्या होता है जल्दी बताओ। तो सर आपका होता है 1 + काई एम होता है। ये तो आपने पढ़ के ही रखा होगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट है क्या, डिफाइन करो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन को डिफाइन करना है। तो जानते हैं म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, दोनों के डेफिनेशन को डिफाइन कर दोगे। नेक्स्ट उसका फॉर्मूला भी आप लिख दोगे। नेक्स्ट है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है और उसके दो प्रॉपर्टी को लिखना है। ठीक है, जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। ठीक है, द वेव इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस होता है सर, तो जब एक चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस होता है। उसके दो प्रॉपर्टी को लिख देना है। क्या क्या लिखोगे कि जितने भी जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं सारे के सारे क्या करते हैं, तो लाइट के स्पीड से ट्रैवल करते हैं। ठीक है, और सारा का स्पीड क्या होता है, सेम लगभग होता है, ट्रांसफर नेचर का होता है। ठीक है जब ये ट्रैवल करते हैं तो एनर्जी कैरी करते हैं और उसका एनर्जी इक्वली डिवाइड करता है मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में। नेक्स्ट क्या लिखोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना आपका, वो क्या होता है कि ना इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ना मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, दोनों में से किसी के द्वारा डिफ्लेक्ट नहीं होता है, मेरे दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हाट इज गामा रे। ठीक है, हालांकि ये चांस कम है पूछने का, लेकिन फिर भी व्हाट इज गामा रे, माइक्रोवेव और यूवी रेज को डिफाइन करना है और 8 प्रॉपर्टी लिखना है। दोनों जितना है ना उनका दो ठो प्रॉपर्टी को लिखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हाट इज एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट। तो बोलोगे कि भाई जब हम इंडक्टर को, कैपेसिटर को, रेजिस्टेंस को सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं एलसीआर सर्किट। सिंपल ही है। व्हाट इज आरएमएस वैल्यू, तो आपने पढ़ा है इसी में, आरएमएस वैल्यू को डिफाइन कर दोगे, सिंपल ही बात। ठीक है,
आरएमएस वैल्यू को डिफाइन कर दोगे। ये आपका बुक 1 का था, है ना, ये आपका बुक 1 का था फिजिक्स का, बुक 1 का था ये, है ना। बुक 1 में जितने भी क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए, जितने भी इंपॉर्टेंट थे, है ना। आपको टेंशन लेना नहीं है, बस इतना कर लेते हो ना भाई तो यकीन मानो, है ना, यकीन मानो आप, क्या ही बोलूँ, फोड़ के आ जाओगे एग्जाम में, ठीक है। लेकिन आप करोगे इतना तो ही ना, बोलने से थोड़ा होता है दोस्त। सिर्फ बोलते हो तुम लोग कि भैया मुझे, है ना, भाई मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, जब मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ तो आप देखते नहीं हो, तो फिर से, है ना, क्या बोले आप लोगों को। नेक्स्ट है, करें डिफाइन करना क्रिटिकल एंगल को, जब करें कि व्हाट आर द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की क्या कंडीशन होनी चाहिए, कि लाइट जो है आपका डेंसर से रेयर में पास होना चाहिए, है ना। लाइट जो आपका डेंसर से कहाँ पास होना चाहिए, रेयर में पास होना चाहिए, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है कि आपका इंसिडेंट एंगल जो होगा हमेशा बड़ा होना चाहिए, किसके, तो क्रिटिकल एंगल से। और हम क्रिटिकल एंगल कितना डिग्री को बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल कितना डिग्री को बोलते हैं, तो 90 डिग्री को बोलते हैं। कितना डिग्री को बोलते हैं, 90 डिग्री को बोलते हैं मेरे दोस्त, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कर डिफाइन करो लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस को, ठीक है। तो हम जानते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या बताता है हमें, क्या बताता है कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसी के तो रेशियो को बोलते हैं लेकिन लीनियर मैग्निफिकेशन। और हाइट ऑफ इमेज क्या लेते हैं, भी लेते हैं, इसको क्या लेते हैं, यू लेते हैं। बात खत्म, इतना लिख दो, इसका डेफिनेशन लिख दो, ठीक है, बात खत्म। नेक्स्ट है कि हाइजेंस प्रिंसिपल क्या होता है, तो हम जानते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल क्या होता है। तो हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि जितने भी वेव फ्रंट है, सपोज ये आपका वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट के प्रत्येक पॉइंट पे एक है ना, एक पॉइंट सोर्स के काम, एक पॉइंट, है ना, एक सोर्स पॉइंट के जैसा काम करेगा, एक न्यू पॉइंट ऑफ सोर्स के जैसा काम करेगा, वेव के जैसा, और उसको नाम दिएगा सेकेंडरी वेवलेट। और सेकेंडरी वेवलेट जो होगा आपका लाइट के स्पीड से क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, ठीक है। और यदि मेरे को नया, है ना, यदि मेरे को नया वेव, है ना, मेरे को यदि नया वेवलेट चाहिए, ठीक है, यदि मेरे को नया वेव चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसके फॉरवर्ड टेंजेंशियल में एक क्या करूँगा, तो एक फॉरवर्ड टेंजेंशियल को लगा दूंगा, जो क्या करेगा, यहाँ से लीक करेगा और फिर यहाँ से नया वेव आपका जनरेट होते जाएगा। और इस प्रकार से हम लगाते जाएंगे और नया वेव को ऑब्टेन करते जाएंगे। नेक्स्ट है कि डिफरेंशिएट करना आपको किसके बीच में, तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज पोलराइजेशन, ठीक है, व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट, और डिफाइन करना ब्रेस्टर लोगो। ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको टेंशन लेना नहीं है। फिर ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लॉज ऑफ मेलस, ये भी नहीं है। नेक्स्ट है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, महा VBI इंपॉर्टेंट है। यदि इसे क्वेश्चन ना आए तो फिर आप मेरे को आकर के, है ना, जो बोलना बोल लीजिए कमेंट में, फ्री है, ठीक है। करके डिफाइन करो मास डिफेक्ट को, एक न एक टर्म्स यहाँ से आना है भाई। मास डिफेक्ट को डिफाइन करो, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करो, एस्टॉपिक पोटेंशियल को डिफाइन करो, या फिर बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कोई दिक्कत मेरे दोस्त, कोई दिक्कत हो बताओ। नेक्स्ट है व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो मैंने कितना बार बता के रखा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ना। मुझे लगता है कि आपको याद हो गया होगा यदि आप पिछला लेक्चर देखे होंगे तो। नेक्स्ट है कि व्हाट आर डी ब्रोगली वेवलेंथ, जानते हैं लैम्बडा इज इक्वल टू h/p की जगह पे m भी लिख सकते हैं हम, p की जगह पे क्या लिख सकते हैं, m भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है कि व्हाट इज रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, कि रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल क्या कहता है, तो बोल रहा है रदरफोर्ड क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि एक स्मॉल पॉजिटिवली हैवी पार्टिकल प्रेजेंट इनसाइड द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। और जिसके चारों ओर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन आपका रनिंग करता है, ठीक है, रनिंग करता है मतलब रोटेट करता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करता है, रोटेट करता है। यही तो बात किसने कहा था, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ने यही तो कहा था भाई, ठीक है। नेक्स्ट है करके व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, फिजन का मतलब क्या होता है, देखो फिजन का मतलब क्या होता है, टूटना, फिज करना, है ना, क्या कर रहा है यहाँ पे, फिज करना मतलब क्या होता है, टूटना, है ना, क्या करना, टूट जाना, ठीक है। स्प्लिट करना, कह सकते हैं इसको स्प्लिट करना, कोई दिक्कत। और फ्यूजन का मतलब क्या होता है, दो चीज आके क्या करना, फ्यूज करना। अब फ्यूज करेगा तो क्या करना, कॉम्बाइन करना, क्या करना भाई, कॉम्बाइन करना। तो अब लिखोगे कि भाई द प्रोसेस इन विच इसमें लिखोगे किसमें, तो फ्यूजन में लिखोगे, अब टूटने वाले में लिखोगे कि भाई व्हेन है ना, व्हेन जब एक हैवी न्यूक्लियस, ठीक है, व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू अ स्मॉल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस देन इट इज कॉल्ड फिजन। और जब मोर देन वन स्मॉल न्यूक्लियस
कॉम्बाइन, ठीक है, कॉम्बाइन करेगा और क्या बनाएगा, तो एक लार्ज न्यूक्लियस और हैवी न्यूक्लियस बनाएगा, तो उसको क्या बोलोगे, फ्यूजन बोलोगे। क्या बोलोगे उसे, फ्यूजन बोलोगे। क्या बोलोगे, फ्यूजन बोलोगे। कोई दिक्कत, क्या बोलोगे उसे, फ्यूजन बोलोगे। और फ्यूजन में ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है, आप कंफ्यूज हो सकते हो। फ्यूजन से आपको याद रखना है क्या, कि भाई फ्यूज करेगा मतलब क्या करेगा, स्प्लिट करेगा, सिंपली स्प्लिट करेगा। ये क्या करेगा, स्प्लिट करेगा, टूट जाएगा। और फ्यूज करेगा, फ्यूज करने के मतलब क्या होता है कि दो चीज आकर के फ्यूज करना, दो चीज आकर के क्या करना, फ्यूज कर जाना। और फ्यूज करके क्या बनेगा, तो हैवी न्यूक्लियस बनेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है आपका कि डिफाइन करो आइसोटॉप। यदि ये क्वेश्चन यदि आपको नहीं आ रहा है तो समझो कि आपका प्रिपरेशन जीरो पे है, क्योंकि ये आपने 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि आइसोटॉप्स क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसोटॉन्स क्या होता है। तो फिर भी मैं बताता हूँ कि आइसोटॉप जो होता है जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, ठीक है। आइसोबार में क्या होता है कि एटॉमिक मास सेम होता है भाई, जबकि यहाँ पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है। आइसोटॉन्स में क्या होता है, टॉन से याद रखना आपको, न्यूट्रॉन। टॉन से क्या पढ़ा है, किस तरह से पढ़ना पड़ रहा है, न्यूट्रॉन, है ना, राइमिंग वर्ड है ना, टॉन न्यूट्रॉन। तो आप कह सकते हो कि टॉन से, आइसोटॉन से क्या, न्यूट्रॉन। तो भाई जहां पर आपका न्यूट्रॉन सेम होने वाला उसको क्या बोलेंगे, आइसोटॉन बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल को लिख देना आपको बस। नेक्स्ट है आपका लिखना है आपको, राइट द वर्किंग फॉर, है ना, ऑफ अ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन का काम को लिखना है जो कि फॉरवर्ड बायसिंग का पूछा आपसे। किसका पूछा है, फॉरवर्ड बायसिंग का पूछा है ना। फॉरवर्ड बायसिंग पूछ के आप क्या बोलोगे कि सर ये आपने पढ़ के रखा है सर, है ना, ये आपने पढ़ा है ना कि ये पी होता है, ये एन होता है ना, इस तरह से पढ़ा ना कि सर जब हमारा पी टर्मिनल पॉजिटिव, जब हमारा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी पी से कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी पी से कनेक्ट है, और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी हमारा किससे कनेक्ट है, एन से कनेक्ट है, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। और फॉरवर्ड बायसिंग में आपको पता होगा करंट क्या करता है, फ्लो करता है कि नहीं करता है, फ्लो करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे कम होता है मेरे दोस्त। रेजिस्टेंस कम होने के कारण क्या करता है, करंट यहाँ पे आसानी से फ्लो करता है, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है कि डिस्टिंग्विश करना है आपको किसके किसके बीच में, किसके बीच में डिस्टिंग्विश करना है आपको, तो सर हमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बीच में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिस्टिंग्विश करना है। कोई दिक्कत, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे 2026 के लिए आप कह सकते हो कि रामबाण साबित होने वाला, रामबाण साबित होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है कि राइट टू डिफरेंस, ठीक है, यहाँ भी डिफरेंस आपसे पूछ रहा है भाई, राइट टू डिफरेंस बिटवीन एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर मेरे भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, चाहे जैसे करो आप, इसको रट लो, समझ लो, पढ़ लो कहीं से यूट्यूब से शॉर्ट्स नोट में, लेकिन आप इसे दोनों को कभी नहीं छोड़ के जाइएगा, नहीं तो वही कहावत है ना कि मुझे छोड़ के जो जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, वही काम हो जाएगा यदि आप इसे छोड़ कर जाते हो तो, ठीक है, कोई दिक्कत। तो आशा करता हूँ आपको जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे बताया, ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे। यदि नहीं आ रहे हो दोस्त तो प्लीज़ इन्हें कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, है ना। क्योंकि मैंने दोनों बुक का लाया, पार्ट 1 फिजिक्स में पता ना पार्ट 1 पार्ट 2 होता है, तो मैंने दोनों बुक का लाया हूँ, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप, है ना, इसको क्या करना है कि आपको सही से एनालाइज करके क्या करना, पढ़ना, याद करना, ठीक है। यदि आपको याद नहीं है तो प्लीज़ याद कर लीजिएगा, प्लीज़ याद कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आप बाद में पछताओगे, ठीक है। और यदि आपको अच्छा लगा वीडियो हमारा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के पास, ताकि आपके फ्रेंड का भी कल्याण हो सके और वो भी क्या करे, तो बेहतरीन उस अपना प्रिपरेशन को बना सके, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।